बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान या हुकूमत और उनके इत्तेहादियों के दरमियान जो मुज़ाकरात थे वो अब ख़त्म हो चुके हैं। क्या वो दोबारा रिवाइव हो सकते हैं? आज वज़ीर आज़म ने काबीना के इजलास से ख़िताब किया और उन्होंने मशरूत मुज़ाकरात की ऑफ़र जो है वो की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और उनकी शर्त में 2014 का धरना भी है, 2018 के इलेक्शंस भी हैं, 2000 उसके बाद वो 26 नवंबर की भी बात कर रहे हैं। लेकिन क्या ये मुमकिन है कि पिछले एक अशरे के ऊपर जो है वो तहकीकात हों और जो पार्लियामेंट की कमेटी की वो बात कर रहे हैं वो मिल बैठ के कोई ऐसा सल्यूशन निकाले या कम अज़ कम ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन एक धाई की कर ले? ये मुमकिन हो सकता है? प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा, ज़रा सुनिएगा। पीटीआई के साथ जो मुज़ाकरात थे उसके लिए हमने बड़े जेन्युइन तरीके से उनकी ऑफ़र को कबूल किया। एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई, फिर स्पीकर साहब के तवज्जुह से मुज़ाकरात शुरू हो गए और अभी मीटिंग 28 तारीख को होनी थी इसी माह की। उससे पहले उन्होंने इनकार कर दिया, भाग गए। तो मैं समझता हूँ कि ये आएँ, बैठें, हाउस कमेटी के लिए हम तैयार हैं। ये 2018 का इलेक्शन की जो कमेटी बनी वो भी अपना काम मुकम्मल करे। 26 नवंबर के वो धरने की बात करते हैं तो 2014 का जो धरना था उसका भी हाउस कमेटी अहाता करे और 26 नवंबर 2024 का भी अहाता करे। क्या प्राइम मिनिस्टर वाकई मुज़ाकरात चाहते हैं या फिर एक दफ़ा फिर वो पॉइंट ज़ीरो पे हैं? ऐसी शर्तें वो लगा रहे हैं कि जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रजामंद होती दिखाई तो नहीं देगी। ऑलरेडी उनकी जो शराइत हैं वो सिर्फ कमीशन से मुतालिक हैं और दीगर जो मामलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असीरान से मुतालिक। इसके ऊपर बात होगी या नहीं होगी? दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने जगह जगह धरने देने का भी एक ऐलान कह दें या उसकी तरफ वो बढ़ रहे हैं एक नई स्ट्रेटजी के साथ। जो नई क़यादत उनकी अमल में आई है इस वक्त, वो पुराना एहतजाज जो है वो करना चाहती है। क्या वो पुराना एहतजाज कामयाब होगा? इस दफ़ा जो हमने सुना है जुनैद अकबर साहब को जिस तरह की वो स्ट्रेटजी बता रहे हैं उनके मुताबिक यही है कि पूरे मुल्क के अंदर रोड्स को ब्लॉक कर दिया जाए। क्या ये एहतजाज कामयाब होगा और क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ सड़कों पर एहतजाज करना चाहती है या वो मुज़ाकरात के तमाम दरवाजे बंद कर चुकी है? बैकडोर चैनल्स के हवाले से भी इत्तलात हैं कि कुछ राब्ते जो हैं वो अभी भी कायम हैं। अगर हैं तो इमरान खान साहब के जो ट्वीट हैं या जो उनकी एक्सपोस्ट हैं उनके ऊपर अभी तक वो सामने क्यों नज़र नहीं आ रहा? वो लचक या उनकी जो मफाहमत की तरफ एक रवानगी है उसके हवाले से क्यों ऐसी सिग्नल्स नहीं मिल रहे? इस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ ये भी आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो नई स्ट्रैटेजी है उसमें पुराने फेसेस जो हैं वो बदल गए हैं। आपने देखा होगा और सेंटर फैसल वावडा तो ये भी कहते हैं कि बैरिस्टर गौहर भी अब जो है वो जल्दी रुखसती के मराहिल में हैं। क्या वाकई ऐसा होने जा रहा है और ये पॉलिसी कामयाब होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? इस पे भी हम बात करेंगे। आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ जनाब फैसल वावडा साहब मौजूद हैं, सेनेटर भी हैं ईवान बाला के, और इनकी अक्सर खबरें बल्कि ज़्यादातर खबरें दुरुस्त साबित होती है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सेनेटर हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। फैसल चौधरी साहब, आजकल आपने सुना होगा इमरान खान साहब के साथ सबसे ज़्यादा अगर कोई राब्ते में है तो वो फैसल चौधरी साहब है। कल उन्होंने तारीफ़ भी की है इमरान खान साहब ने चौधरी साहब की। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए हैं तहरीक इंसाफ की जानिब से। अच्छा, अब मैं सबसे पहले तो वावडा साहब आपसे शुरू करना चाहती हूँ। अभी आपने FBR की आज उसके हवाले से भी मीटिंग में काफ़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ भी बात की है, FBR के ख़िलाफ़ भी बात की है और ये भी कहा है कि आपको भी जान से मारने की धमकियाँ मिली हैं। आपको लगता है कि इस पोजीशन के अंदर अब पाकिस्तान आ गया है कि जहाँ पे एक तरफ आप तब्दीली की बात करते हैं, आइंदा चंद दिनों में सब बदलने वाला है, सब चीज़ें ठीक होने वाली हैं, ठीक होंगी इस तरह से चीज़ें? बहुत शुक्रिया आसमा बहन। देखिए, सबसे पहले तो ये कि आज जो मैं हुकूमत का भी शुक्रगुजार हूँ, फाइनेंस मिनिस्टर का भी, FBR के चेयरमैन साहब का भी। एक तो उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरी किसी बात से उन्होंने ये नहीं कहा मैंने गलत किया। बिल्कुल उन्होंने लब्बैक। और मुझे नून लीग ने भी, पीपल्स पार्टी ने भी, सब ने कमेटी में भी, कमेटी के बाहर भी सब ने सपोर्ट किया। जो सच्ची बात है वो सच्ची बात है। 1000 गाड़ियों के ऊपर आप कह रहे हैं? बिल्कुल जी, ठीक है। और मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, जो है फैक्ट वो फैक्ट है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो चोरी हो रही थी वो आज रुक गई है। और मुझे मैं शुक्रिया अदा करता हूँ दोनों का कि उन्होंने मुझे कहा हमें आपकी वावडा साहब ज़रूरत है कि आप हमें हेल्प करें ऐसी चीज़ों में और भी आगे, और मेरे प्रपोजल्स भी एक्सेप्ट किए। और जो मुझे तड़ियाँ आई वो उसके सब शवाहिद हैं, जान से मारने की, मेरा कारोबार तबाह करने की। ये FBR के ऑफिसर्स हैं, लेकिन वो बेवकूफ़ थे। सबूत मैंने फोरेंसिक भी करा लिया और इंटरनेशनल फोरेंसिक कराया, नंबर 1। नंबर 2 ये कि मैंने अभी भी कहा है कि मैं कमज़ोर आदमी नहीं हूँ।
ना मैं FIA जाऊंगा, ना मैं साइबर क्राइम जाऊंगा, ना पुलिस के पास जाऊंगा। मेरे साथ इतना करेंगे, मैं 7 नस्लें उनकी हिला के दिखाऊंगा, करें मेरे साथ, मैं तो बड़ा खुला हूँ। ठीक है जी। मुझे आज भी बहुत प्रेशर है कमेटी का, चेयरमैन साहब का, सलीम साहब का, इवन FBR चेयरमैन और फाइनेंस मिनिस्टर का ये प्रेशर है कि इसको लॉन्च करो। मैंने कहा मैं कमज़ोर आदमी नहीं हूँ, मेरे साथ इतना करके दिखाएं, पर मैं बताता हूँ क्या होगा। अल्लाह की मेहरबानी है, सेनेट की कुर्सी है, ना मैं एलाई हूँ ना मैं ऑपोजिशन हूँ, जो बीच में काम कर रहा हूँ उसमें आज भी काम करोड़ों अरबों रुपए का पाकिस्तान को बचा के दे दिया है। किसी ने मुझे अपसेट कोई नहीं ऐसा नहीं, अगर आप फान से पूछेंगे तो वो भी कहेगा कि ठीक काम किया, लेकिन बाय एंड लार्ज उस कमेटी के अंदर एवरीबडी सपोर्टेड। ठीक है जी। तो हम जहाँ खड़े हो जाएंगे ठीक काम करने को, हाँ मैंने अपनी काबीना में भी काम किया। इसीलिए आप कह रहे हैं कि तब्दीली आ सकती है। देखिए तब्दीली आपको मैं इस तरह का बताता हूँ। देखिए तब्दीली का जो रोनाल्डो का सफ़र है वो हमें आर्मी चीफ के लिए बारे में बोलता हूँ, और वो बड़े क्लियर हेडेड ने अपने जगह से एहतसाब शुरू किया उन्होंने फैज़ हमीद का। और ये जितने भी आप गोल पोस्ट पे अभी देख रही हैं चीज़ें, चाहे वो ट्रंप इंतजामिया से रिलेटेड हो, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो, मलिक रियाज की वो आज बल्कि वो जारी भी हो गए हैं कि उनको गिरफ्तार करके वो सारी चीज़ें आप कर लें तो एक आदमी पाकिस्तान को सही सिमत पे लेके जा रहा है। उन्होंने चीफ के बाद आप कुछ बनना नहीं है, उनका एम्बिशन को नहीं, और 36-37 साल की उनकी जो नौकरी है उसमें उनके ऊपर कोई भी दाग नहीं है, ना उनके बच्चों को कोई स्कैंडल है, ना कोई फैमिली का स्कैंडल है। इस चीज़ों को रखते हुए आज हम ये समझते हैं, मैं इन्वेस्टमेंट भी पाकिस्तान में कर रहा हूँ, बाहर से भी लेके आ रहा हूँ। ठीक है जी। और मैंने आपको ये कहा था कि ये सफ़र मायूसी का होगा तरीके इंसाफ के लिए, ट्रंप कार्ड का वो प्ले कार्ड तक आएंगे। फिर आपने देखा मैं जब 15 दिसंबर 2024 को जा रहा था तो मैं कह के गया था आपको, और आपने देखा वो डिलीट होना शुरू हो गए, वो जो ट्विटर पे आए थे रिचर्ड ग्रेनल के। तो ये अगर इस सफ़र के अंदर इनकी पार्टी का अगर फिगर हेड शहबाज शरीफ साहब है और प्राइम मिनिस्टर है तो ही शुड बी हैप्पी एंड एंजॉइंग। हम सब भी इंजॉय करना चाहिए, हमें ये क्रेडिट हम सबका है। अगर पाकिस्तान को फायदा हो रहा है तो मैं क्यों सोचूं ये नून लीग का पाकिस्तान है, मैं मुखालफत बराए मुखालफत करूं। ठीक है, अगर सबको एक चीज़ का फायदा हो रहा है, आपके इस प्रोग्राम से फैसल मेरे भाई को हो जाता है, अफान भाई को हो जाता है, मुझे फायदा हो जाता है, आपको फायदा है, तो मैं कहूँ बिस्मिल्लाह करें बहन। ठीक है। अब पाकिस्तान पहले सियासत बाद में, जैसे आज भी जो स्कैंडल था, अगर वो मैं सियासतदान होता रवायती मैं होने देता फिर रगड़ता, तो मैं रोक लेना एक्सचेकर के बिलियंस ऑफ रुपीस बचा लिए और सब खड़े हो गए उसके अंदर, क्योंकि आपको आवाज़ देनी है, ये तड़ियाँ डर खौफ। मेरा तो कोई इंटरेस्ट उस PTI के दौर में भी नहीं था। और मेरी बहन जरदार गुज ने मीर साहब के शो पे, मैंने उनका बच्चों की कसम खा के बोले 190 मिलियन पाउंड पे मैंने रोका था खान साहब को, कहती हाँ ठीक है, तो मेरी बहन है, वो आज प्रेशर है, मेरे लिए बुरा भी कहती है, मेरी बहन है। ठीक है। तो हम तो उसको भी खड़े हुए। राना सनाउल्लाह पे जो केस बना, मैं राना साहब को जानता ही नहीं था, मतलब दोस्ती मेरी नहीं थी, मैं खड़ा हो गया कैबिनेट में। इस फैसल भाई को भी पता है ये बात, फवाद चौधरी भी मेरे साथ बैठा था, उसने मेरा हाथ पकड़ के कहा कि बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा कैसा घटिया केस बना रहे हैं, ये झूठा केस कैसा बना रहे हो, बेटियों के साथ अपनी जा रहा है। मोरालिटी होती है, कोई दुश्मनी की भी कोई तरीकेकार होता है, बताते हो भाई मैं तेरा दुश्मन हूँ, आगे से मारूंगा तुझे, आगे बहन बेटी तो इसकी मेरे दुश्मन की मेरी माँ बहन बेटी है। तो मुझे राना सनाउल्लाह साहब की उसके बाद दोस्ती हुई, जब उन्होंने मुझे एक दफा टकराया, उन्होंने शुक्रिया अदा कि मैं कहा नहीं राना साहब दुश्मनी भी इज्जत से होती है और दोस्ती। और अब मलिक रियाज साहब के खिलाफ बहुत से लोग कहते हैं कि शायद अमल दरामद नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब उनके नोटिस तो निकल गए हैं या उनको गिरफ्तार करने का हुक्म तो आ गया है, UAE उनको वापस कर देगा, ये भी एक सबसे बड़ा तो ये मलिक रियाज साहब की जहाँ तक बात कर रही है, तो देखिए मलिक रियाज साहब के साथ उनके साथ उस टाइम के लोग शामिल थे, उसमें एस्टेब्लिशमेंट के लोग थे उस वक्त के, उसमें अदालती लोग थे, जजेस थे, ब्यूरोक्रेट्स थे, तमाम लीडरान तमाम उसके अंदर मौजूद हैं। तो अगर आप जब उनको हाथ डालेंगे तो इन सबको भी हाथ डालना चाहिए और डालेंगे। और मैं तो कहता हूँ मलिक साहब को कि आप वो जो वीडियोज और शवाहिद आपके पास है, जो है उनके पास, वो निकालें, वो दें, ये कौमी खिदमत होगी। और आप आके बताएंगे जी मेरे साथ ये हुआ था, मेरी ये गुनाह है, मेरी ये गलती, मेरा ये, तो लेट्स मूव इट फॉरवर्ड। ठीक है। बट अगर आप ये कहेंगे एक स्पेसिफिक आदमी के ऊपर ऑपरेशन होगा, ठीक है, तो वो दूसरा, जहाँ से दुबई की बात की, उनके साथ हमारी ट्रीटी है, जिन मुल्कों के साथ नहीं है वहाँ मुश्किल होती है। ठीक है। अगर दुबई में गोगी गैंग भी मौजूद है, जो कि नहीं है, कि हमारी ट्रीटी हम ले सकते हैं, तो अगर हमारी ट्रीटीज होनी चाहिए, डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर काम होने बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूरी है, हम उनके दे दें, वो हमारे दे दें। ठीक है। बट ये कहना कि आज अचानक से फैसल चौधरी जो है वो पहले आपके भी भाई था, मेरा भी दोस्त था, ये था, फलाना दिमाग था, हम सब ने फायदा उठाया और आप कहें इसने कर दिया, तो ये जाती हो जाएगी अक्रॉस द बोर्ड हो। और मलिक रियाज साहब को ये सारे एविडेंस देने चाहिए, उसको लब्बैक कहेंगे। और मैं आपको आज भी कह रहा हूँ, जब चीफ आर्मी साहब ने अपने इदारे के सबसे तगड़े अफसर लेफ्टिनेंट जनरल DGI साहब फैज़ हमीद एक्स कोर अकाउंटेबिलिटी के टाइम खड़े गए थे, तो ये बाकी रिटायर्ड आगे पीछे वाले क्या चीज़ है, तो ये फिर असल तब्दीली है ना। ये देखिए ना, ये असल तब्दीली है कि भाई जैसे फैसल भाई कह रहे हैं
کہ ایک طرف سے تو باہر سے سرمایہ کار آ رہے ہیں، پھر اتنے بڑے بڑے لوگ جن کو جو کہ انٹچیبل تھے ان کے اوپر ہاتھ ڈالا جا رہا ہے، تو یہ تبدیلی نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ تبدیلی شخصیت سے نہیں آتی، نظام سے آتی ہے۔ شخصی تبدیلیاں اگر آئیں بھی، میں بزیادہ احترام فیصل صاحب کی باتوں سے اگری نہیں کرتا۔ دوسرا، ملک میں مارشل ہے، ملک میں ایک سو کالڈ جمہوری حکومت ہے، ملک آئین اور قانون کے تحت چلتے ہیں، کسی شخص کی خواہشات پہ نہیں چلتے، چاہے وہ جتنا مرضی پاورفل ہو۔ یہ کہنا کہ اس کا یہ تو مطلب میں جو لے رہا ہوں، مطلب یہ ہے کہ فیصل صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو موجودہ سیاسی قیادت ہے وہ بالکل نااہل ہے، وہ ناکام ہے، اور وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ وہ یہ ساری کر سکتے، اور ان کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے۔ آپ سینیٹر عفنان ان سے ایگری کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ۔ ایز پر ایز آئی ایم کنسرن، مجھے نہیں چاہیے ہے پولیس کا، فوج کا سیاسی رول۔ فوج کا سیکیورٹی کا رول ہوتا ہے، وہ بالکل میرے سر ماتھے پہ میرے شہداء ہیں، میرے غازی ہیں، جو میں تو جیلم سے ہوں، تو ہم تو ہر قبرستان میں، ہمارے ہر گاؤں میں، ہر گھر میں ایک شہید ہے، ایک غازی ہے، ایک موجودہ سرونگ لڑکے ہیں، ہمارے بچے ہیں، وہ ہم میں سے ہیں، ان میں سے۔ میں فوج کے معاشرت میں، سیاست میں یا کسی اور کردار کا حامی نہیں ہوں۔ یہ نظام کے برعکس تو ہے۔ پھر تو پرائم منسٹر کی آفر آپ کو فوراً قبول کر لینی چاہیے۔ پرائم منسٹر کی آفر کے اوپر اب آ جاتے ہیں۔ 2018 پرائم منسٹر کیا آفر کر رہے ہیں؟ پرائم منسٹر آفر کر رہے ہیں پارلیمانی کمیشن۔ پارلیمانی کمیشن کی سب سے ضروری ہوتی ہے، پہلے تو فارم 47 کا داغ دھو، ٹریبیونلز میں پڑے ہیں، تو وہ اس فارم 47 کی حکومت سے آپ یہ کرنا کہ یہ سارا کچھ کر لیں گے۔ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ تو نیوٹرل امپائر ہوتا ہے نا، نہ ہمارا ہے نہ اس کا۔ ایک 3 سینئر موسٹ سپریم کورٹ کے ججز ہوں، 3 سینئر موسٹ ہائی کورٹ کے ججز ہوں، وہ تحقیقات کریں اور اس میں ہم جو ثبوت دیں گے وہ بھی آئیں۔ کوئی اس ملک میں نیا تو نہیں، آپ کو پتا ہے، یہ آپ کو پتا ہے زرداری صاحب کے دور میں بات ہے کہ نہیں ہونا چاہیے، تو پھر آپ پارلیمنٹ کی بالادستی کو بھی تو تسلیم کریں۔ اس پارلیمنٹ کی بالادستی کو تسلیم کرتے ہیں جو کہ ایک صاف شفاف الیکشن کے نتیجے میں ظہور پذیر آئی ہو، جو کہ لوگوں کے مینڈیٹ کو ریپرزینٹ کرتی ہو۔ لیکن ایسی پارلیمنٹ جو کہ فارم 47 کے سکینڈل اور فراڈ کے ذریعے ظہور پذیر ہو، اس کی جو لیگل مورالٹی ہے یا ان کی جو ایک کرائسس آف لیگلٹی ہے، وہ ابھی تک ایگزسٹ کرتا ہے۔ ہم نے جو بات کی، ان اسپائٹ آف دا پریشر، ہم نے ان کے ساتھ بیٹھے، لیکن پتہ یہ چلا کہ مذاکراتی کمیٹی میں، جس میں ڈپٹی پرائم منسٹر بھی تھے، سابق رانا ثناءاللہ صاحب بھی تھے، اسپیکر صاحب اس کے کنوینر ہیں، اور بڑے پاورفل لوگ تھے، لیکن اتنی اختیار نہیں رکھتے تھے کہ مذاکراتی کمیٹی تحریک انصاف کی ان کی ملاقات عمران خان صاحب سے کروا سکتے۔ لیکن خان صاحب نے پھر اچانک مذاکرات ختم کیے، اس کی ریزن یہ نہیں بتائی، انہوں نے کہا کہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیے، اگر میں اور آپ بات چیت کر رہے ہیں، فیصل بھائی بھی بات چیت کر رہے ہیں، ہم اکٹھے ہیں، مجھے آپ بلاتے ہیں اور میں سپوکس پرسن ہوں، میں چہرہ ہوں ایک مذاکراتی ٹیم کا، اور مجھے یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ میں آپ میڈیا سے انٹریکٹ کروں گا، دنیا سے انٹریکٹ کروں گا، اور میں اپنے گھر میں بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتا ہوں اور آپ گلو بٹ بھیجتے ہیں جو وہاں پہ ان کے اوپر دھاوا بولتے ہیں، تو ہم جو گاؤں کے لوگ ہیں، ہم جب کسی کی پریا پنچایت بیٹھتے ہیں تو پھر یہ سارے ایکشنز روک دیے جاتے ہیں۔ تو کیا پنجاب حکومت نے دانستہ جو ہے وفاقی حکومت کے مذاکراتی عمل کو سیبوٹاج کیا؟ میں اس کو نہیں، بالکل بیرسٹر گوہر نے ویسے اور وجہ بتائی، انہوں نے کہا کمیشن نہیں بنا اس لیے، لیکن اور حامد رضا صاحب کے اوپر بھی رانا ثناءاللہ وغیرہ نے تردید کی ہے۔ مگر یہ بات اگر ان کی یہ ٹھیک ہے کہ مذاکرات تو ہو رہے تھے، اب آپ مذاکرات کہتے ہیں 2014-18 ان کو بھی، تو پھر تو یہ تو نان سٹارٹر ہے نا، پھر کس کے اوپر بات ہوگی؟ 14 کے دھرنے پہ بات ہوگی، 18 کے RTS پہ بات ہوگی، 24 کے چوری الیکشن پہ بات ہوگی، پھر کس پہ بات ہوگی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ جو ایک تسلسل سے ایک سلسلہ چل رہا ہے پاکستان کے اندر انتشار پھیلانے کا، وہ جو اس کی جو کڑی ملتی ہے وہ 2014 کے دھرنوں سے جا کے ملتی ہے۔ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں، آپ نے بات یہ آدھا سچ نہیں ہونا چاہیے نا، کہ جو آپ کو سوٹ کر رہا ہے آپ وہ والی بات کریں، جہاں آپ کو پتہ ہے کہ آپ پکڑے جائیں گے وہ آپ کہیں کہ نہیں 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 یہ والی بات نہیں کرنی۔ بات یہ ہے کہ جو نظام لایا گیا تھا 1 پیج کا، وہ نظام تو یہ لے کے آئے تھے، اور آرمی چیف کو قوم کا باپ جو ہے انہوں نے بنایا تھا، ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ آپ ان کو کہیں۔ پھر ان کی تعریفیں جو ہیں وزیر اعظم صاحب جو ہیں ان کی آپ کو پتہ ہے کہ گردانے پڑتے تھے ان کی تعریفوں کے۔ تو اب جب وہ نظام آ گیا، آپ جب اس کے بینیفیشری تھے تب تک تو وہ نظام بہت اچھا تھا،
اور اتنا انگریس اسٹیبلشمنٹ کا پاکستان کے اندر جتنا ہوا ہے وہ اس کے ذمہ دار پی ٹی آئی ہے، یہ لے کے آئے ان کو آپ ہر جگہ لے کے ویسے ہی سسٹم اس وقت نہیں ہے کیا؟ نہیں 2018 میں تو اس طرح نہیں تھا نا، ہم اس طرح کا نظام نہیں چھوڑ کے گئے تھے، یہ اس نظام کو خراب کر کے گئے، اور جب یہ جیسی باہر نکالے گئے انہوں نے کہا جمہوریت یاد آ گئی۔ بھائی آپ کو آپ کے لیڈر نے آپ کو بھی ایسے ہی آتی ہے، آپ بھی کبھی ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے تھے؟ نہیں میری میں اس پہ بھی آ جاتا ہوں، ان کے لیڈر کی میری گزارش تو سنیں نا، میری گزارش سنیں، پوڈ کاسٹ جلانی سے نا میری گزارش میری نہیں میں اس پہ کملا ضیاء صاحب کا بڑے والا تھا، میری گزارش سارے میاں شریفوں کے پودے لگے۔ میری گزارش تو سنیں نا، دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ چلیں آپ نے جب مرضی سے آپ سمجھتے ہیں اسٹارٹ کرنا آپ کریں، بات یہ ہے کہ آپ نے جمہوری نظام کو خراب کیا یا آپ نے بہتر کیا، سوال یہ ہے، یہ کوئی بڑا مشکل۔ میاں نواز شریف صاحب نے تو جوڈیشل موومنٹ بھی چلائی، میاں نواز شریف صاحب نے 93 کی حکومت گنوائی، 99 میں مارشل لاء ان کی حکومت پہ لگا، کتنی دفعہ 2018 میں 17 میں ان کو وزارت عظمیٰ سے ہٹایا، 18 میں وہ جیل میں گئے، ہم نے تو بہت لمبی لڑائی لڑی ہے۔ آپ کی سی وی جو ہے اس میں پرویز مشرف ہے، آپ کی سی وی میں جنرل باجوہ ہے، جنرل حمید گل ہے، مطلب آپ جس نکالنے کون سا ہے نہیں ہے، اور آپ جو ہے وہ ایک دم سے رابن ہوڈ بن گئے 2023 کو، اور اس کے بعد آپ نے چلیں آپ اس وقت بھی سب اس چکر میں نہیں ہے کہ رابن ہوڈ بن جائے، دیکھیں نا یہ کہنا کہ وہ نہیں ہے اور آپ ہیں، مسئلہ تو پورے سسٹم کا پھر بات چیت کا نواز لی کی سی وی جو ہے ولد ضیاء الحق ولد جلانی ولد فلانا جنرل فلانا جنرل فلانا جنرل، یہ تو ایک لمبی لڑائی کس بات کی تھی؟ آپ مجھے بتائیں 93 میں حکومت کیوں جاتی، 99 میں کیوں جاتی، ووٹ کو عزت دو قائم، 2018 میں کیوں جاتی؟ آپ تو بوٹ سے چپک گئے، گزارش تو سنیں، فیصل بھائی بڑا والا بوٹ لے کے آئے تھے، وہ چھوٹا تھا، یہ اس سے بھی بڑے صحیح تھا نا اس وقت بھی میں گزارش سنیں، دیکھیں بات یہ ہے 5-4 سال پہلے جو کہا تھا وہ صحیح ہے، لیکن سر پہلے چوہدری صاحب اس میں آپ پیچھے نہیں رہے، میں آپ کو بتاؤں گا معذرت کے ساتھ، دوست ہے بھائی ہیں، جب آپ کڑی تنقید کریں گے، سوری ابھی بات کر رہا ہوں، دیکھیں ساری ترمیم پہ، دیکھیں میں کہتا ہوں ڈیول فیس نہ کھیلیں، ساری ترمیم پہ پی ٹی آئی ساتھ تھی، ساری طرح سب انڈرسٹینڈنگ، یہ ابھی پیکا میں بھی سنیں ابھی بتا سب خیر خان صاحب نے کہا ہے ان کو ہٹانا ہے فیصل سلیم صاحب، اس کے بعد جتنے دھرنے ہوئے ان دھرنوں کے اوپر ڈی چوک سے ریورس گئے، لگا اندر گئے، غائب ہوئے، بھاگے پیچھے، جو بھی ہوا سب انڈرسٹینڈنگ کے تحت ہوا۔ پیکا کے اوپر ماتم پڑ گیا، سب نے کر دیا، سب نے بھائی تحریک انصاف کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین نے پہلے ٹھپا لگایا ہے، پاس کیا، اب آپ مجھے کہیں ہاؤس سے بائیکاٹ بھی کیا، ہاؤس سے بائیکاٹ بھی کیا قومی اسمبلی سے۔ سنیں یہ ڈرامہ ہے نا، سارا ڈرامہ، دیکھیں میں یہ کہتا ہوں آپ کہیں کہ ہم ساتھ ہیں، نہیں تو پھر مذاکرات ختم چوہدری صاحب دیکھیں میں تو دیکھیں حلفیہ بات کرتا ہوں، کھری بات کرتا ہوں۔ سینیٹر فیصل سلیم کو شو کاز نوٹس 26ویں ترمیم کے بعد سے ہوا اور اس کو ہم نے ڈس اون کیا ہے، وہ ہمارے میں پی ٹی ایم کو اسٹیٹمنٹ دے دیتا نا تو ہمیں آتا شو کاز، اس کا مطلب ہے کہ بٹی پاؤ تم نے کر دیا سارا کام، اب تم نے شو کاز دے دکھاوے کے لیے، دکھاوے کی چیزیں نہ کریں، یہ سارے کمپرومائز۔ دیکھیں میں نے یہ میرا دوست ہے، ختم کیسے ہوئے، شروع کیسے ہوئے؟ میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ مذاکرات اچانک شروع ہوئے، نہیں میں نے تو پہلے بتایا تھا ختم ہو جائیں گے، میں نے آپ کو کہا تھا، اور آپ نے کہا تھا شروع بھی ہوں گے، وہ تب ہوں گے، اس وقت یہ اکڑیں گے وہ لیٹیں گے، وہ آنا ہے ٹائم ابھی، ٹھیک ہے، یہ اکڑ جائیں گے وہ لیٹ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ ابھی یہ جو سارا کا سارا جو کھیل آپ دیکھ رہی ہیں سارا، اس میں دونوں کا ہدف کیا ہے؟ دیکھیں ان کا مخالف سمجھ میں آتا ہے، عمران خان صاحب ہیں یہ جیل میں رکھ دیتے ہیں، پی ٹی آئی بھی تو چاہتی ہے عمران خان صاحب جیل میں رہیں۔ میں نے فیصل چودھری کا نام نہیں لیا، میں نے گلزار کا نام نہیں لیا، میں نے یوسف زئی کا نام کبھی نہیں لیا، میں نے گوہر صاحب کا بھی نام نہیں لیا، شبلی صاحب کا بھی نام نہیں لیا، اور بہت سارے اچھے چہرے ہیں اس پارٹی کے اندر، ٹھیک ہے، بیرسٹر خیف ہے، ٹھیک ہے، اس جو اچھے چہرے ہیں ان کو میں اچھا ہی کہوں گا نا، جو مخلص ہیں جو جاتے ہیں خان باہر آ جائے، ٹھیک ہے، یا سلمان اکرم آ جائے، اچھا چہرہ ہے، لیکن پی ٹی آئی نہیں ہے، لیکن اچھا آدمی ہے، یا مروت ہے جو پی ٹی آئی کا اچھا ہے، کراؤڈ پولر ہے۔ میں نے گوہر صاحب کے لیے آپ کو اس لیے کہا، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ اب بدلنے والے ہیں، جنید اکبر صاحب نے کہا ہے ہومیوپیتھک نہیں چلے، میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں جو جنید صاحب آئے ہیں پرانا پارٹی کا بندہ ہے، کھرا آدمی ہے، لیکن اس کو کون روکے گا؟ اس کو فلاپ کرے گا گنڈا پور، وسائل کا ہے، ہمیں تو اگر آپ ہمیں کہیں اپنے بال بچوں کو روڈ پہ لے کے آ جائیں، وہ نہیں ہمیں پہچانتے، ٹھیک ہے، تو سیدھی بات کریں نا، جو لیڈر ہے وہ لیڈر ہے، یہ سوال ہے، ٹھیک ہے۔ ایک منٹ آپ سنیں، گنڈا پور وسائل نہیں دے گا گورنمنٹ کے، وہ کام پورا ہو جائے گا۔ گنڈا پور میں نے آپ کو کہا تھا نظر نہیں آ رہا مجھے، میں کب سے کہہ رہا تھا، پہلا ہو گیا، دوسرے کی بات کر رہا ہوں میں کہ گنڈا پور سی ایم بھی بہت عرصے نہیں رہے گا، لیکن اس کو بھرپور حمایت ہے گورنمنٹ کی کہ وہ رک جائے، سوٹ کرتا ہے۔ گوہر صاحب وفاقی حکومت کی علی امین گنڈا پور صاحب کو دیگر کی بالکل ہوگی، اور ریاست کی اسٹیبلشمنٹ کی۔ اچھا اسی طرح آپ کی جو گوہر صاحب ہے، بہترین آدمی، اچھا آدمی، مخلص چہرہ ہے،
इमरान खान साहब को तकलीफ देना, नुकसान पहुँचाना नहीं चाहता, लेकिन वो सूट नहीं करता इस निज़ाम में जिसमें पीटीआई कॉम्प्रोमाइज़ है। तो उसकी भी छुट्टी हो जाएगी, आज नहीं होगी, 6 महीने बाद होगी, साल बाद होगी। मैंने कहा मैं देख रहा हूँ जो मैं देख। अच्छा, इमरान खान साहब केपीके की चोरी का मैं कब से शोर कर रहा था, ये भी चोर, मैं भी चोर, ये भी चोर, ये भी चोर, चोर चोर चोर। मैं केपीके के खिलाफ कर रहा था, अरबों रुपए की चोरी हो रही, अरबों रुपए की चोरी, अरबों रुपए की चोरी हो रही। अब मैं नहीं कह रहा, इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं चोरी है, ठीक है। तो मैं तो आपको टाइम से पहले बताता हूँ, देखिए मेरा काम है अस्मा बहन, अच्छा, गलत आप करेंगी मैं खड़ा हूँ, अच्छा दुश्मन भी अच्छा काम करेगा मैं उसके साथ अब खड़ा ये हूँगा। जो अली अमीन गंडापुर साहब क्या करेंगे और अब फिर सड़कों के ऊपर आएगी PTI? एक मिनट मैं बता दूं प्लीज, मेरा दिल चाह रहा है बहुत जल्दी बोलने का। मैं ब्रेक ना ले लूं, ब्रेक के बाद बता देना जरा, थोड़ा सा टीजर भी मिल जाएगा। एक छोटी सी ब्रेक के बाद अब फिर एहतजाज PTI करेगी और क्या नई क़यादत पुराने तरीके के एहतजाज को कामयाब कर पाएगी और फिर उसके बदले में उनको क्या मिल सकता है? क्या वो मुज़ाकरात का दरवाज़ा अब हमेशा के लिए बंद है? ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अब मैं ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे और फैसल वावडा साहब ने फिर बड़ी बात की है कि ये एहतजाज जो है ये किस तरह से फिर एक मरतबा ख़त्म होगा, हुकूमत फिर अकड़ जाएगी, ये कामयाब होगा कि नहीं? जी देखिए बहन, ना धरना होगा, ना मरना होगा, ना कोई डी चौक आएगा, ना कुछ होगा, ये प्ले कार्ड होंगे इनकी, क्योंकि कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट है बहुत ज़्यादा और वो उतनी कॉम्पिटेंट है ऑपोजिशन वाले, तो ये पंजाब में मांगेंगे वो इजाज़त नहीं देंगे। अगर मैं होता एडवाइजर तो मैं कहता भाई खुल के इजाज़त दो, एक दफ़ा ये भी देख लो कि कितने लोग आते हैं, लोग ही नहीं निकलने। क्योंकि देखिए सर, आपको बहन मानना पड़ेगा, ये तो गलत बात है ना, उनको दे इजाज़त। मैं तो कह रहा हूँ दे दे, एक दफ़ा दे के आप पाकिस्तान की कौम भी देख ले कि स्ट्रीट पावर है ही नहीं। उसका रीज़न लोग थक गए, आपकी रिवर्स गेयर, यू टर्न, झूठ फरेब, आगे पीछे होने से लोग थक गए हैं। अब पॉपुलैरिटी अगर आप कहें बाकी लीडरों से इमरान खान साहब की ज्यादा है, लेकिन पकड़ धकड़ भी तो है ना, गिरफ्तारियां भी हैं, देखिए ये तो देखिए तो मेरी बात, हमारे दौर में भी था ना, ऐसा ना कहे कि आज हो रहा है, हमारे दौर में भी था, हम भी ये काम करते थे, ठीक है। लेकिन पतला ये कि स्वाबी में कर लेंगे, उससे भी कोई फर्क नहीं होगा, ठीक है। फिर ये जाएंगे एक कंबाइन अपोजिशन बनाने के लिए, फिर मौलाना साहब के पास चले गए, उनको बराक भला कह के गंडापुर साहब, ठीक है, फिर चले गए। तो अब ये होना नहीं, सब अंडरस्टैंडिंग के तहत है, क्योंकि आपका शो चलना है, आपने एनालिसिस करना है, हमें बुलाना है, कॉफी पिलानी है, टीवी पे एडवर्टाइजमेंट बनानी, टिकट चलने, शो छट टिक टिक पिट पिट रहेगी। इनकी पार्टी की, इनकी गवर्नमेंट की जमानती सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ है, ठीक है। जिस दिन तहरीक इंसाफ, ये है गहरी बात, अगर जिस दिन तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट की आपस में बन गई, इनकी जमानती है, इनसे मराद लेते हैं, ये चाहते हैं कि ना हो ये सब कुछ। देखिए आज एक समय, आज भी ना, मैं सॉरी बात काट गया था, बोलना भूल गया कि वो अमानत थी वो, कि जहां मुझे नून ने सपोर्ट किया, पीपल्स पार्टी ने सपोर्ट किया, वहां आज मुझे कमेटी में पीटीआई ने भी फुल्ली सपोर्ट किया। अच्छा, पीटीआई ने आपको भी फुल्ली सपोर्ट किया। हम तो एंटी करप्शन एजेंडा पे है ना। लेकिन सर सबसे पहले फिर उसमें दहशतगर्दी और गंडापुर को तो ले लेंगे एंटी करप्शन में। अरे यार वो तो आप भी आपको जिसमें गुस्सा चढ़ता है आप रगड़ देते हैं। नहीं शरीफ आदमी है, शरीफ आदमी है। हेल्थ के अंदर कम से कम 50 अरब रुपए का फ्रॉड है। ये तो इमरान खान साहब ने आगे कह दिया, इमरान खान साहब के बिहाफ यार पे। इमरान खान ही होते हैं ना, इमरान खान ही वो हिम्मत रखता है, अगर कोई गलत बात होगी अपनी हुकूमत में भी कहेगा इसको जाके ठीक करो और ये गलत है, और जो तो फिर उन्होंने कहा कि वहां पे करप्शन हो रही है। मैं जो कह रहा हूँ, देखो मैं पोली है नहीं भी पोली नहीं कि मेरे मुंह वर्ड पा दोगे। बात यह है कि इमरान खान साहब ने उसको कहा है कि भाई ये शिकायतें हैं गवर्नेंस की, आप दूर करें, आपको हम गवर्नेंस पे फोकस करने के लिए कर रहे हैं, तंजीमी अमूर पे हमने जुनेद को लगा दिया है, पार्टी वो देखेगा बिकॉज उनके पास वक्त नहीं है, तो ये शिकायत दूर होनी चाहिए। और इमरान खान साहब के ये जमा खातर रखें कि जहाँ पे उनकी अपनी हुकूमत हो, अपने लोग हों, वो वाहिद हमारी पार्टी है जहाँ पे 2 जो वज़रा हैं हमारे दौर में नायब ने गिरफ्तार किए, जिस तरह से भी गिरफ्तार किए वो करके उनके ऊपर भी ये मुकदमा चले। लेकिन आप ही का जो एहतसाब कमीशन था फिर वो उसके चेयरमैन को भी हटा दिया गया था, याद है? नहीं, आपको पता है कि आफ्ताब सुल्तान साहब ने भी रिजाइन कर दिया था किसी वजह से, वो भी नायब, वो तो उन्होंने भी किया, मगर मैं तो भी आपकी पार्टी की बात, ये जो अभी ये जो चुन्ने मुन्ने झूठे मोटे सारे केस हैं, उन्होंने कहा मैं तो नहीं करूंगा, तो उनको हटाया गया, फिर एक गौरे नायाब लाया गया और उनको कहा गया कि आप शुरू कर लें। लेकिन अब आप सड़कों पे दोबारा आ रहे हैं, देखिए, और अब आपकी जो मज़ाहमती लीडरशिप है वो सामने आएगी, और वो जगह जगह कहते हैं जुनैद अकबर साहब हमने रास्ते ब्लॉक कर देने हैं, ये स्ट्रेटजी आपकी कामयाब होगी क्या? देखिए, अभी जुनैद की एक तजवीज़ है, क्या धरना देना है, जुलूस निकालना है, जलसा करना है, ये एक ज़ारा हतमी फैसला कमेटी का होगा, और इमरान खान साहब की जो स्ट्रेटजी जो है वो तो उनकी मंजूरी से होगी। उससे पहले हमने मुज़ाकरात का अमल
मुअत्तल नहीं किया है। हमने मुज़ाकरात एक फ्रीक से मुअत्तल किए हैं। हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं दूसरे लोगों के साथ। दूसरे फ्रीक हम के ग्रेट नेशनल जो ग्रैंड नेशनल एजेंडा है जिसमें डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ और ह्यूमन राइट वायलेशंस जो हैं, ये 3 हमारे नुकात हैं जिनके ऊपर हम दूसरे फ्रीक से बात करें जो जिनसे आपको शिकवा है कि वो ना सियासी हैं, ना वो ह्यूमन राइट्स का ख्याल रखते हैं, ना वो आज़ादी इज़हार के हक में, उनसे बात नहीं, हम उनसे बात करें, हम सियासी जमातों से बात करें जो अपोजिशन में हैं, हम शख्सियात से बात करें, हम उनको अपने एजेंडा पे ला रहे हैं। लेकिन दूसरा फरीक जो है वो इस्टेब्लिशमेंट है। देखिए, इस्टेब्लिशमेंट इस मुल्क में एक फरीक है, बाकी सारे दूसरे फरीक हैं। ये उस मुल्क की तारीख है। लेकिन आप उसी फरीक के साथ बात करना चाहते पहले दिन से, आप सियासतदानों से तो अच्छा बात मुझे नहीं ये बताइए कि क्या उनकी मर्जी के बगैर ये मुज़ाकराती कमेटी हुकूमत की बैठ सकती थी या बैठी है? देखिए ना, ये ऐसे बातें अगर वो हाँ, कहें। ये अब मैं इसके जवाब अच्छा, ये बात तो अपनी जगह सच है कि नहीं है कि वो कह रहे हैं कि जी आप उस फरीक के बगैर तो आप भी आगे नहीं बढ़ सकते थे। देखिए बात ये कि इसमें तो कुछ आप नाश्ता नहीं करते उनसे पूछे बगैर? इसमें तो कोई शक नहीं है कि उनकी से है, मैं इसको डिनाई नहीं कर सकता और कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। इसको ऐसे कर लें अफरान भाई कि उन्हीं की से है। फैसल भाई मेरी बात तो सुन लें। जी जी प्लीज। वो आप नहीं कह सकते, मैं तो कह सकता हूँ। आई कैन गेट अवे विद। बात ये है कि ये बुरी आदतें आप ही ने डाली हैं ना, और आप जो जमहूरियत की बात कर रहे हैं, आपके लीडर ने बाहर आके पॉडकास्ट की और ये कहा कि मैं तो ये वोट पूरे नहीं होते थे तो मैं इनको एजेंसियों को कहता था जाके वोट पूरे करो। ये रिकॉर्ड पे है आपकी बात। तो जब आप ये बातें करते हैं तो फिर और उसके बाद आप ये कहते हैं, साथ उसी पॉडकास्ट में ये कहा कि उस वक्त तक मैं एस्टेब्लिशमेंट से कहूंगा इलेक्शन कराओ जब तक मुझे 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिलती। मतलब आप एक तरफ आप कहते हैं जमहूरियत, दूसरी तरफ तो समझते हैं ना कि वही बातें करते हैं। लेकिन सवाल ये कि जिसको फॉर्म 47 की गवर्नमेंट कहते थी पीटीआई नून लीग को, तो फिर इसको लीगलाइज भी पीटीआई ने नहीं की। पीटीआई नहीं किया ना, क्यों बात करें इनसे? पहले तो बात नहीं कर रहे थे आप इनसे। ये बात बताएं फैसल भाई, मुझे ये बताइए, जब मार्शल लॉ होती है गवर्नमेंट, मार्शल लॉ गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट भी इंडोर्स करती है, सियासी जमातें उनके साथ बातचीत करती हैं, तो क्या वो वैलिड हो जाती है? कभी भी लीगलाइज नहीं होती भाई। सर यही तो देखिए ना, बड़ी अच्छी बात की है, बड़ी अच्छी बात कर रहा है। और हमने जो बात करनी, प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम बिल्कुल सही बात कर रहा है। प्रॉब्लम ये है कि आपका जुडिशियल सिस्टम पहले कहता है 45 साल में, पहले कहता है भुट्टो साहब को फांसी दे दो, फिर 45 साल बाद कहता है कि ये फांसी गलत होगी, मुझे तो भुट्टो साहब चाहिए। तो आप भुट्टो साहब कहाँ से, टिकर और ब्रेकिंग न्यूज से काम नहीं चलेगा। फिर आप सादिक और अमीन कहते हैं इमरान खान साहब को, फिर आप उनको जेल भेज देते हैं। फिर आप नवाज शरीफ साहब को पैसे ना लेने पर डिस्क्वालीफाई करते हैं, फिर क्वालिफाई कर देते हैं। ठीक है, जरदारी साहब को आप जेल भेजते हैं बगैर किसी सबूत के, 14 साल लगते हैं, फिर प्रेसिडेंसी भेजते हैं। मैं इसको मानूं ठीक, मैं उसको मानूं ठीक, मैं इसको मानूं ठीक है, मैं तो पिंग पोंग बॉल हूं। तो ड्रामा जो है, ये ड्रामा पूरे निजाम को सूट करता है। अगर उसमें हमें एक उम्मीद की किरण मिली है इस बार चीफ की शक्ल में, ठीक है, अब आपको मेरी शक्ल पसंद है, इनकी नहीं है, इनकी नहीं है, मेरी नहीं है, गुड लक। अब ये जमहूरी जनाजा आपको लेके चलने का शौक था, आप बहन आपको भी बहुत शौक था, जमहूरियत चाहिए ना मुझे भी शौक, तो फिर मजे ले, फिर जमहूरियत के मुझे मजे ही मिलेंगे। हम तो भी कहते हैं रूल ऑफ लॉ। ये बंदा जब आगे आएगा, ये बंदा जब आगे आएगा, तब इवॉल्व होगा निजाम। हम सनफ्लावर नहीं है और हमें सूरज की तरफ नहीं देखना चाहिए। हमारे शक्ल मगर आप देख सूरज की तरफ ही रहे, सूरज की तरफ है, उसी की एनर्जी से आप बिजली बना रहे हैं सोलर पैनल पे। उसामा बिन लादेन से पैसे बेनजीर भुट्टो को की हुकूमत गिराने के लिए किसने लिए, किसने मैनेज कर दिया? बड़ा इतराज नहीं, इल्जाम नहीं है, ये फैक्ट है। देयर इज एविडेंस, उनकी बुक पढ़ लें, उनकी बुक पढ़ लें। उसके बाद बेनजीर भुट्टो के खिलाफ जो अदम एतमाद थी, वो कौन लेके आए थे? सर नहीं, आप लेके आए थे ना। नहीं, हम आपके खिलाफ भी लाए। अरे यार, आपका हक है, और किसके कहने पे लेके आए थे हमारे खिलाफ? किसी के नहीं लाए थे। मौलाना फजल रहमान साहब रिकॉर्ड पे हैं कि आज जनरल बाजवा और जनरल फैज और आप सारे, आप मतलब आपकी तो वहाँ पे नहीं जाने देते ना, जो डिग्गी में जाते थे वो, और जो लेके जाते थे वो वहाँ पे बैठ के कह रहे थे कि इस तरह से वोट डलेगा, इस तरह से वोट डलेगा। और बाजवा साहब अपना इमरान खान साहब को कहते थे वो इलेक्शन हो रहा है, तो फिक्र ना करो, मैं इलेक्शन लाके दे रहा हूँ। बात यह है कि आपने वोट को इज्जत दो को यूं बेचा, यूं आपकी इज्जत थी जब तक आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया ताकि ये खत्म हो सके। चार्टर और डेमोक्रेसी के बाद आप ही कोट पहन के चले गए, बर्बाद कर दिया। जरदारी के खिलाफ आपने करवाया, साकिब निसार को लेके आप आए। सर आप सीओडी तबाह करने वाले। अरे भाई, निजाम चलता रहेगा इसी तरह, ना चीखो ना ब्रेकिंग चली, लोग बोर हो गए। अफनान साहब, इसका मतलब ये कि अब इन मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकल रहा, अब आप सड़कों पे आने की तैयारी कर रहे हैं। सड़कों में बहन क्या ट्रैफिक नहीं है सड़कों पे, तो ये कहाँ से बंदे लाएंगे? वो करेंगे, वो कह रहे हैं कि हम कर देंगे,
PPK से लेके सारा की डेट डाल लें। अगर रास्ते बंद हो गए, अगर वो तो इनकी कामयाब मर्जी हो है। गए, मैं कह रहा हूँ खुदा की कसम, नॉट मतलब अल्लाह में आप गुनाह से बचाए, मैं अगर इनकी जगह होता मैं कहता एक दफा इनको पंजाब में मीनार पाकिस्तान दे दे। भाई इमरान खान मीनार पाकिस्तान भरता था, मैं नहीं भरता था। मरवाऊ जी ठीक है, इनकी शक्ल पे नहीं भरते, उनकी शक्ल पे नहीं भरते, जो लीडर होता है ना उसकी फॉलो होती है। आप मुझे खुल के देखे फैसल भाई, मुझे उंगलियों से सर, मुझे 7 दिन का 5 दिन का जलसे की इजाजत पाकिस्तान के जिस मर्जी कोने में लेके देनी है, मैं आपको वो ग्राउंड भर के देता हूँ। अभी इन्होंने जलसे किए, आप इमरान खान के बगैर ये मैं चैलेंज देता हूँ, संजानी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर वर्कर की तरफ से ये चैलेंज है। हम ना भर के दिखाएं तो आप बात कीजिए। वो कहते हैं मारपीट करके छोड़ जाते हैं हमें। इन्होंने जलसे किए, इसलिए हमने बदल दिए ना, हमने होम्योपैथिक सारे बदले हैं, सारे बदले पंजाब में सारे बदलेंगे। पंजाब फिर भाई मेरी बात पहले मान लेते, इतनी तकलीफें नहीं उठानी पड़ती 2 साल से। मैं जो पहले से कह रहा तो था, हमाद अजहर साहब है ना। देखिए इस सारे मसाइल का हल ये था हमेशा से और आज भी वही है। आप दे डीसी लाहौर को, पॉलिटिकल पावर्स जो है वो COD के ऊपर आएंगी तो ये मामला सीधा आगे चलेगा, वरना ये इसी तरह ही चलता है। COD में बहन मैं जा रहा हूँ मुझसे बाहर, हाउस कमेटी, मैं सुनने मेरी बात, मैं फिर मुल्क से बाहर जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, अच्छा फिर आऊंगा और फिर अच्छी खबर दूंगा। हम एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अभी तो आपने कल खबर दी है कि इनकी गवर्नमेंट में भी एक शहजाद अकबर है और एक आजम खान है, वो कौन है? इतना जल्दी बहन मैं आपको समझते हैं, आपकी ट्रेनिंग का इतना जल्दी बोल दूंगा, मैंने कौम को सब बता देता हूं मैं पहले। आपके पास खबरें हैं अंदर की, तो सर ये जेरी आप तो नहीं ना लेके आए जेंट्री बीच? वो क्या आप जेंट्री बीच का मजाक समझ रहे हैं ना? नहीं मैं मजाक मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको समझ नहीं आ रही। मेरे भी हैं दोस्त, इंडिकेटर, इसके इंडिकेटर्स ये हैं कि ट्रंप इंतजामिया, एस्टैब्लिशमेंट अलाइनमेंट हो गई है। लेकिन मैं आपको पहले से कह रहा हूँ चीजें खुदा आप कह रहे हैं हुकूमत के हाथ ट्रम्प कार्ड आ गया है। मैंने आपको क्या कहा था? हुकूमत के हाथ नहीं, रियासत के पास ज्यादा नहीं, वो अपनी बात रियासत के पास सर, यही बात है। हुकूमत के नुमाइंदे नहीं, हुकूमत के नुमाइंदे ये हैं जिनका मैंने हुकूमत का ही नहीं है भाई, मैंने तो रियासत का कहा है भाई, मैं तो कह रहा हूँ हुकूमत तो ऐसे बैठी है, हुकूमत का हिस्सा है एस्टैब्लिशमेंट, हुकूमत तो ऐसे बैठी है, इलाज चल रहा है हुकूमत का। तो फिर इसका मतलब ये है कि अब वहां से कोई रिचर्ड ग्रेनल की तरफ से ट्वीट नहीं आएगा? ट्वीट खत्म नहीं हुआ है, रुके नहीं, डिलीट हो गए भाई, डिलीट हुए हैं, ठीक है, इट्स ओके। और यार वो टाइम होता भाई, डिलीट किए हैं और सर वो जो विल्सन पे पीटीआई खुश है बहुत, जो मसला ये है कि जो विल्सन पे खुश है, पहले ग्रेनल के ऊपर खुश थे, सर हमारे पास खबरी आई उसमें कोई खुश नहीं हो रहा, इन्वेस्टमेंट आ रही है, प्रॉपर्टी बढ़ी है, स्टॉक बढ़ा है, कारोबार बढ़ा है, बेहतरी आ रही है। और भाई अगर आप बहन काम कर रही है, मुझे फायदा हो रहा है, तो आम आदमी नहीं हो रहे भाई, नहीं हो रहे, किसने कह दिया? इकोनॉमी बढ़ी है यार, किसकी इकोनॉमी बढ़ी है फैसल भाई? धरना हो रहा है ना, मरना हो रहा है ना, कुछ हो रहा है, टोपी ड्रामा हो रहा है, मर गया, मिडिल क्लास वाले मर गए, तनख्वाहदार मर गए, ये भी मजलूमों में आ गए सारे पार्लियामेंटेरियंस। इन्होंने कहा महंगाई हो गई, हमसे तो गुजारा नहीं होता, हमारी तनख्वाह बढ़ाओ। नहीं, मगर ये जो स्ट्रेटजी है इनकी अगर कामयाब हो गई कि जगह जगह ब्लॉकेज कर दी, तो फिर आपको लगता है कि फिर आप लोग दोबारा बातचीत पे तो आना ही पड़ेगा। 2013 से 2018 इन्होंने सब कुछ कोशिश, उसका एस्टेब्लिशमेंट भी साथ थी, अदलिया भी साथ थी, कुछ नहीं कर सके। इन्होंने 2022 से उसके बाउनवर्ड भी सारा कुछ करके देख लिया। ये अब खाली हवा में जो भी तीर चलाना चाहते हैं चलाएं, अच्छा नहीं है। मैं नहीं चाहता कि दोबारा ये मामला जैसे हुए हैं उस तरह हो, लेकिन ये अगर इमरान खान समझते हैं कि वो जेल से बैठ के चल चल के वजीर आजम बन जाएंगे, लोगों को बेवकूफ़ बना के, ये वाला गेम मगर अब तो मौलाना उनके साथ आ सकते हैं ना। मेरी गुजारिश देखिए, मैं बात ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो राइट विंग के पॉलिटिशियन हैं, जिनका जो है आपको पता है इस्लामी तशख़्ख़ुस पे और सारा उनका बड़ा, और ये जो है राइट और लेफ्ट के बीच में स्विंग करते रहते हैं, कभी राइट कभी लेफ्ट। तो मैं नहीं समझता ये अननेचुरल अलायंस होगा अगर हुआ भी, और ये भी बड़ी मुश्किल बात है कि ये अलायंस को मैनेज कर लें। भाई राइट और लेफ्ट की जंग नहीं है, राइट और लेफ्ट की जंग है। मौलाना से आपकी बात हुई है, मौलाना साहब से पॉजिटिव बात हुई है, और दूसरी जमातों से जो भी है, अच्छा आप धोखा थोड़ी देते हैं, आप सदर ने कहा कि हम नहीं करेंगे और जाके कर लेंगे, उनको आप जो बोलते हैं। अरे सर वो मुखासमत थी, हमने वो शिद्दत को कम किया है और दोनों तरफ से बड़ी मैच्योरिटी का इजहार हुआ है। और मौलाना साहब को जो मुलाकात हुई है हमारी कमेटी की, इमरान खान साहब की अप्रूवल से उनको बता के ये हुई है, और ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी और लोग भी आएंगे, दूसरे जो सेगमेंट ऑफ सोसाइटी हैं वो भी इसमें आएंगे। आप देखिएगा कि इस बार धरना कामयाब भी हो गया तो भी बातचीत तो करनी अकेली नहीं पड़ेगी, निकलेगी, लेकिन आप निकलेगी तो बहुत कुछ और साथ में होगा।
बहुत सारे लोग और होंगे, क्योंकि हमने नेशनल एजेंडा पे करना है। हमने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के न केसेस न उनकी रिहाई न इन मुज़ाकरात का हिस्सा था, न आगे किसी चीज़ का एजेंडे का हिस्सा होगा। हम मुल्क में आइन की, कानून की बहाली चाहते हैं, और फिर शहरी हकूक़ अगर की आपका बहाली चाहते एहतजाज हैं, कामयाब होता और है आज़ाद तो उस अदलिया, सूरत में आज़ाद मीडिया की बहाली चाहते हैं। एस्टेब्लिशमेंट ज़ाहिर है ब्लैकमेल होगी, तो आप उसके साथ फिर बात करेंगे, इसके अलावा नहीं। देखिए, बात यह है कि किसके साथ बात करेंगे, तो जब बात करने की बारी आएगी कौन बात करेगा फिर तो उस वक्त देखा जाएगा ना। अभी आज बैठ के मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हम एक सियासी रास्ता अपना रहे हैं, और इस सियासी रास्ते में हम एक ग्रैंड नेशनल एजेंडा लेके आ रहे हैं, जिसमें हम मुख्तलिफ लोगों को कह रहे हैं कि ये हमारा एजेंडा है, आप हमारे साथ शामिल होइए। इस वक्त अगर जिस उस एजेंडे में तो आप PMLN को भी कह सकते हैं और पीपल्स पार्टी को भी कह सकते हैं। देखिए, वो तो एजेंडा अगर PMLN जमहूरियत का बिल्कुल है। मैं कहता हूँ अफनान साहब आज मियां नवाज शरीफ से कहें कि हुकूमतें छोड़ें और वहाँ पे बयान दें कि फौज की सियासी मुदाखलत के खिलाफ है, इलेक्शन 2024 की बजाय लास्ट नए में। फ्रेश साफ शफाफ इलेक्शन कराएं, तो मियां साहब भी आ जाएं, क्यों ना। देखिए, हम तो ये कहते हैं कि पहले तो देखें हमें कोई एक वे चार्ट आउट करना पड़ेगा कि जी ये काम हमें करने चाहिए मुल्क के अंदर जमहूरियत की बेहतरी के लिए, जो भी नए इलेक्शन एक ही गुजारिश नहीं कोई नया। बात ये है कि आप लोग जिस निज़ाम की, जिस इलेक्शनों की आप बुरा लग रहा है, वो 2018 भी वही था। अगर आप 2 मिनट बाद मान लें, उससे बड़ा 2018 में तो आपने हमारा मैंडेट RTS बिठा के आप लोग जो है चोर 23 दरवाजे से बंदे आए हमारे थे, जो हैं वो आज आपको इसका बुरा लगना शुरू हो गया 2024 का। बहुत शुक्रिया। इसका मतलब ये है कि अगर हाउस कमेटी पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मानती है, जो कि वो कह रहे हैं फैसल चौधरी साहब के इस वक्त तक कोई हालात नहीं है, और अगर मानती है तो फिर कोई आगे डिस्कशन हो सकता है उन मामलात के ऊपर जिस पे बात हो रही है, लेकिन उसके लिए हुकूमत को सबको इकट्ठे बैठना पड़ेगा, बिठाना पड़ेगा, इन्वायरमेंट बनानी पड़ेगी। क्या तहरीक इंसाफ को जलसों की इजाज़त मिल सकती है, जो कि बहरहाल उनका आइनी हक़ है, क्या उसके लिए उनको इजाज़त दी जाएगी? ये सबसे बड़ा एक टेस्ट ज़रूर हो सकता है। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।